वेलकम यू ऑल। आज हम लोग सॉलिड स्टेट का सेकेंड लेक्चर की बात करेंगे। लास्ट क्लास में हमारी बात हो चुकी थी सॉलिड के बारे में, और ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सॉलिड देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड था। अरेंजमेंट के बेसिस पे सॉलिड दो तरह के थे, एक क्रिस्टलाइन था और दूसरा एमॉर्फस। इनके ऊपर हम लोगों ने अच्छे से चर्चा किया था और क्रिस्टलाइन का भी क्लासिफिकेशन किया गया था। तो क्रिस्टलाइन जो थे, क्रिस्टलाइन चार तरह के थे, जिसमें हम लोगों ने आयनिक सॉलिड को देखा था, कोवैलेंट सॉलिड को देखा था, मेटालिक सॉलिड को देखा था और मॉलिक्यूलर सॉलिड को। फिर उसके बाद हम लोगों ने यूनिट लैटिस पॉइंट के बारे में बात किया था, स्पेस लैटिस यूनिट सेल। हम लोगों ने 1 डायमेंशनल यूनिट सेल, 2 डायमेंशनल यूनिट सेल तक बात किया था। आज हम लोग का टॉपिक स्टार्ट होगा 3 डायमेंशनल यूनिट सेल से। 3 डायमेंशनल यूनिट सेल की बात करते हैं हम लोग। 3 डायमेंशनल यूनिट सेल से स्टार्ट करेंगे। 3 डायमेंशनल यूनिट सेल का अरेंजमेंट हम कैसे करते हैं, जैसे हम लोगों ने बिलियर्ड्स के बॉल के ऊपर बात किया था। तो बिलियर्ड्स के बॉल को हम ऐसे डाल देंगे तो ये 2 डायमेंशनल होगा। 2D में हम लोगों ने बताया था कि एक होगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग और एक होगा वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो ये 2 डायमेंशनल होगा। हम इसको 3D में बात कर रहे हैं, तो 3 डायमेंशनल के लिए एक थर्ड एटम जो होगा, इसको इसके ऊपर डाल देंगे तो ये 3 डायमेंशनल हो जाएगा, 3 डायमेंशनल यूनिट सेल। अब 3 डायमेंशनल यूनिट सेल को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और इसको हम लोगों ने जेड एक्सिस ले लिया। इस लाइन को हम ए मान लेते हैं, इस लाइन के कोड को हम बी मान लेते हैं और इसको हम सी मान लेते हैं। इस ए और बी का बीच का एंगल अल्फ़ा है, बी और सी का बीटा है, ए और सी का गामा है। तो 3 डायमेंशनल यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए कितने कहता है, देयर आर 6 पैरामीटर, एज required to define 3 डायमेंशनल यूनिट सेल। 3 डायमेंशनल यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए कितने पैरामीटर की रिक्वायरमेंट होगी? 6। 3 साइड्स हो जाएंगे और 3 एंगल होंगे, यानी ए बी सी, ये 3 क्या है, लेंथ में आ जाएंगे। अल्फ़ा, बीटा और गामा, ये तीनों क्या चीज़ में आ जाएंगे, एंगल में आ जाएंगे। तो ये 3 मिलकर के टोटल 6 पैरामीटर होते हैं। अब इन्हीं 6 पैरामीटर के बेसिस पे यूनिट सेल को 7 तरह से लिखा गया है कि यूनिट सेल 7 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। इसमें सबसे पहला होता है जिसको बोलते हैं क्यूबिकल यूनिट सेल। क्यूबिकल यूनिट सेल नाम से ही क्लियर होगा कि क्यूब होगा, तो ए बी एंड सी ऑल 3 लेंथ्स आर इक्वल होंगे क्यूब के, और अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा और बीटा इज इक्वल टू गामा, ये तीनों एंगल बराबर होंगे किसके, 90 डिग्री के। तो क्यूबिकल यूनिट सेल का हम लोग शेप बना लेते हैं। इसमें ए बराबर बी बराबर सी ऑल 3 लेंथ क्या होंगे, इसके इक्वल होंगे, और साथ साथ इसके एंगल भी इक्वल होंगे। ऑल 3 एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। तो इसके अल्फ़ा बीटा और गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो पहला अरेंजमेंट 3D का होता है, जिसको बोलते हैं क्यूबिकल यूनिट सेल में होता है। जो सेकेंड अरेंजमेंट होता है, इसको बोलते हैं टेट्रागोनल यूनिट सेल। अब टेट्रागोनल यूनिट सेल में हम लोग क्या करेंगे, इसमें जैसे क्यूबिकल में ए बी सी तीनों इक्वल है, हम क्या करेंगे, इसमें ए बी हम इक्वल कर देंगे,
इसमें क्या होगा कि ए बी बराबर होगा और ये जो लेंथ सी है ये बराबर नहीं होगा, यानी ए बी आर इक्वल बट सी इज नॉट इक्वल। और इसमें एंगल क्या होंगे, अल्फा बराबर बीटा, और ये इक्वल होगा क्या चीज़, 90 डिग्री के। यानी इसमें क्या होगा कि दो साइड्स इक्वल होंगे। जैसे मान लो हम क्या करते हैं, एक ऐसा कमरा एज्यूम करते हैं जिसका लेंथ और ब्रीथ क्या है, ए और बी क्या है, सेम है, और इसकी हाइट क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो सी नॉट इक्वल हो जाएगा। यानी ए बी आर इक्वल बट सी इज नॉट इक्वल, अल्फा बीटा एंड गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये होता है हमारा टेट्रागोनल यूनिट सेल का अरेंजमेंट। चौथा होता है जिसको बोलते हैं थर्ड जो होता है उसको बोलते हैं हेक्सागोनल यूनिट सेल। इसको अब हम लोग कैसे समझेंगे, हेक्सागोनल यूनिट सेल कैसा होता है। हेक्सागोनल यूनिट सेल के बारे में अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि ये कैसा होता है। सबसे पहले जैसे मान लो अभी हम लोगों ने इसको एक कमरा एज्यूम किया जिसमें क्या है, यह एक ऐसा कमरा है जिसमें लेंथ और ब्रीथ दोनों इक्वल है बट हाइट इज डिफरेंट। हेक्सागोनल का सेम केस लेंगे, यहाँ पे ये क्या है, स्क्वायर है, तो मान लेते हैं एक ऐसा कमरा है जिसका छत क्या है, हेक्सागोन शेप में है, हेक्सागोनल शेप में है। हेक्सागोनल टाइप में है। हेक्सागोनल टाइप में है जिसमें इसका क्या केस है, ए बी आर इक्वल बट सी इज नॉट इक्वल। जैसे सेम केस ऊपर वाले का लिया था टेट्रागोनल यूनिट सेल का, सेम वैसा ही है कि एक ऐसा कमरा एज्यूम करते हैं जिसका ऊपर वाला जो सरफेस क्या है, हेक्सागोनल है, और नीचे वाला भी क्या है, हेक्सागोनल है, ऊपर और नीचे वाला, जिसमें ए और बी क्या है, इक्वल है। ये जैसे ये और ये क्या है, इक्वल है, ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी ए बी आर इक्वल। बट ये वाला साइड जो है हाइट, ये हाइट इक्वल नहीं है। इसमें अल्फ़ा और बीटा इक्वल टू होगा 90 डिग्री, लेकिन इसमें जो गामा एक एंगल होगा, ये वाला एंगल होता है 120 डिग्री। इसमें गामा कितना होगा, 120 डिग्री होगा। तो ऐसे हम लोगों ने अभी देखा थ्री डायमेंशनल यूनिट सेल। थ्री डायमेंशनल यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए 6 पैरामीटर रिक्वायर्ड होते हैं, 3 लेंथ का होता है और 3 एंगल का होता है। अब हम इसको लेंथ को चेंज करके और एंगल को चेंज करके कितने तरह के 3 डायमेंशनल यूनिट सेल बनाते हैं, तो ऐसे टोटल कितने बनाते हैं, 7 तरह का हम लोग बनाते हैं, 7 तरह का, जो लास्ट वीडियो में बात हुई थी हमारी। इसमें हम लोग सबसे पहला जो देखते हैं जिसको क्यूबिकल यूनिट सेल बोलते हैं, जिसमें इस लेंथ और एंगल को अरेंज किया जाता है। इसमें ऑल 3 लेंथ्स आर इक्वल, ए बी सी आर इक्वल, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये एक पहला केस है। दूसरा हम इसका केस क्या ले सकते हैं, इसको चेंज करके, कि अब की बार हम लोगों ने क्या किया, ए बी को इक्वल कर दिया और सी को उसके इक्वल नहीं किया, मतलब अनइक्वल कर दिया, यानी लेंथ ब्रीथ इक्वल है, हाइट इक्वल नहीं है। तो ये टेट्रागोनल यूनिट सेल कहलाता है, जिसमें अल्फा बीटा और गामा ऑल 3 एंगल आर क्या होता है, 90 डिग्री होता है। हेक्सागोनल भी ऐसा ही है, सेम टेट्रागोनल, कि आपको ये एज्यूम करना है कि ऊपर में जो स्क्वायर है कमरा, वो स्क्वायर के जगह पर क्या है, हेक्सागोनल है। जिसमें सेम केस होगा, जिसमें ऊपर वाले में टेट्रागोनल में ए बी आर इक्वल बट सी इज नॉट इक्वल। हेक्सागोनल में सेम केस है, ए बी आर इक्वल बट सी इज नॉट इक्वल। यहाँ पे क्या है कि ऑल 3 एंगल आर क्या है, 90 डिग्री, लेकिन यहाँ अल्फा और बीटा 90 डिग्री होगा, ये वाला एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, बट इसमें जो गामा होगा, ये वाला एंगल, ये क्या होगा, 120 होगा। तो अब हम इसके वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर ले, फिर हम इसके आगे की बात करते हैं। ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल, ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल, इसका जो स्ट्रक्चर होता है लाइक मैच बॉक्स, लाइक मैच बॉक्स होता है। मैच बॉक्स की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। तो जैसे आप लोग मैच बॉक्स को देखते होंगे तो उसमें क्या आप पाते हैं कि ए बी एंड सी ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, कोई भी साइड्स उसका इक्वल नहीं होता है, लेंथ ब्रीथ और हाइट तीनों इक्वल नहीं होते हैं। बट अल्फा बीटा और गामा क्या होते हैं, 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, बट तीनों एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। तो लाइक मैच बॉक्स स्ट्रक्चर होता है किसका, ऑर्थोरोम्बिक। फिर तो हम लोग बात करते हैं रोम्बोहेड्रल का।
रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल की बात करें तो रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है, इसी को बोलते हैं डिस्टॉर्टेड क्यूब बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि एक क्यूब, कागज़ का हम लोग क्यूब बनाते हैं और उसको ऊपर से कंप्रेस करेंगे, तो इस केस में क्या होगा कि लेंथ इक्वल होंगे, ए बी एंड सी ऑल थ्री आर इक्वल, बट अल्फा बीटा एंड गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारा होता है रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल। अब हम लोग लास्ट 6th में बात कर लेते हैं, जो कि मोनोक्लिनिक होता है। मोनोक्लिनिक यूनिट सेल, मोनोक्लिनिक यूनिट सेल। मोनोक्लिनिक यूनिट सेल में ए बी एंड सी कोई लेंथ इक्वल नहीं होते हैं। अल्फा बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ये होता है मोनोक्लिनिक। ऑर्थोरोम्बिक का जो स्ट्रक्चर होता है लाइक मैच बॉक्स होता है। आप मैच बॉक्स की तरह इसके स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। और इसमें क्या है कि आप एक क्यूब बना करके इसमें डिस्टोर्शन ला दें, इसको ऊपर से कंप्रेस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइड्स तो इक्वल ही रहेंगे लेकिन इसका एंगल चेंज हो जाता है। मोनोक्लिनिक हो गया। एक लास्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल। ट्राइक्लिनिक की जो यूनिट सेल होता है इट इज़ मोस्ट अनसिमेट्रिकल, मोस्ट अनसिमेट्रिकल होता है। इसका कहने का मतलब है कि ना तो इसमें कोई लेंथ इक्वल होते हैं, ए बी सी आर नॉट इक्वल टू, ए बी सी आर नॉट इक्वल, और अल्फ़ा बीटा और गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें ना तो कोई लेंथ इक्वल होते हैं और ना ही इसके कोई एंगल इक्वल होते हैं। तो अभी हम लोगों ने जो बात किया है ये 3D यूनिट सेल के हम लोगों ने स्ट्रक्चर को देखा है, जिसमें सबसे पहला था क्यूबिकल यूनिट सेल, दूसरा था टेट्रागोनल यूनिट सेल, थर्ड हम लोगों ने हेक्सागोनल देखा, फोर्थ ऑर्थोरोम्बिक है, फिफ्थ रोम्बोहेड्रल है, सिक्स मोनोक्लिनिक है और सेवेंथ ट्राइक्लिनिक है। क्यूबिकल में हम लोगों ने देखा कि ऑल लेंथ आर इक्वल, ऑल एंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री। टेट्रागोनल में देखा था कि ए बी आर इक्वल बट सी इज नॉट इक्वल, और एंगल सब क्या है 90 डिग्री। हेक्सागोनल भी उसी तरह एज्यूम किया गया था। ऑर्थोरोम्बिक का स्ट्रक्चर लाइक मैच बॉक्स है। आप थोड़ा मैच बॉक्स को जैसे एज्यूम करेंगे आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि मैच बॉक्स में ना तो लेंथ इक्वल होता है, ना ही ब्रीथ इक्वल होता है और ना ही हाइट इक्वल होता है, कोई इक्वल नहीं होता है, बट सारे एंगल 90 डिग्री पे होते हैं। अल्फा बीटा एंड गामा इज 90 डिग्री। रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल का जो स्ट्रक्चर होता है डिस्टॉर्टेड क्यूब बोलते हैं। एक क्यूब है जिसको हम प्रेस कर देंगे तो ये डिस्टोर्शन आ जाएगा, तो एंगल डिस्टर्ब होगा, इससे लेंथ में कोई असर नहीं पड़ता है। यानी ए बी सी आर इक्वल होंगे बट अल्फा बीटा और गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। मोनोक्लिनिक यूनिट सेल होता है जो जस्ट लाइक होता है ऑर्थोरोम्बिक होता है, जिसमें ए बी एंड सी क्या होंगे, लाइक मैच बॉक्स ही होता है, नहीं इक्वल होते हैं। अल्फा बीटा इसमें 90 डिग्री होता है, गामा 90 के बराबर नहीं होता है। मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होता है मोनोक्लिनिक का उसी के एज यूजुअल में होता है। ट्राइक्लिनिक एक यूनिट सेल होता है जो इसको मस्ट अनसिमेट्रिकल बुलाता है, इसमें कोई इक्वल नहीं होता है। अब हम लोग इसमें बात कर लेते हैं। देखिए ब्रेविस नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 3 डायमेंशनल यूनिट सेल में ब्रेविस लैटिस के बारे में बताया कि 14 पाया जाता है। वो कैसे पाया जाता है आप देखते हैं। अब इन सब के अंदर 4 तरह का अरेंजमेंट पाया जाता है। इन सब के अंदर कितने तरह का अरेंजमेंट पाया जाता है, 4 तरह का। तो कहता है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ 3 डायमेंशनल यूनिट सेल on the basis of arrangement of atom
at different position। तो इसके अंदर भी कितने तरह का अरेंजमेंट पाया जाता है? इन सातों में ये 4 अरेंजमेंट पाया जाता है, जिसमें सबसे पहला होता है, फर्स्ट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल टाइप, या इसी को प्रिमिटिव बोलते हैं। प्रिमिटिव, इसको हम एस से डिनोट करते हैं। सिंपल यूनिट सेल कब बोलते हैं? तो कहता है व्हेन atoms are present at all corners of the tube। जब एटम कॉर्नर के ऊपर होगा, कहता है व्हेन एटम्स आर प्रेजेंट एट ओनली ऑल कॉर्नर्स ऑफ द ट्यूब। अगर हम एटम को प्रेजेंट करते हैं ट्यूब्स के कॉर्नर पे, तो इसमें ये कैसा टाइप कहलाता है? ये सिंपल कहलाता है। जब एटम को हम कहाँ रख रहे हैं? कॉर्नर ऑफ द ट्यूब। तो कितने कॉर्नर होते हैं इसमें? देयर आर 8 कॉर्नर। 8 कॉर्नर होगा। और आपको तो पता है एटम जो होता है ये 3D होता है, मतलब 3 डायमेंशनल, लाइक फुटबॉल होता है। तो ये 3D में हम लोग एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले सिंपल टाइप होता है, जिसको सिंपल टाइप को ही प्रिमिटिव बोलते हैं। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? व्हेन एटम्स आर प्रेजेंट एट ओनली ऑल कॉर्नर्स ऑफ द ट्यूब। जब एटम को हम इसके कॉर्नर पे डालते हैं तो ये जो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनता है, इसी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को हम सिंपल टाइप बोलते हैं, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव बोलते हैं। सेकेंड होता है जिसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं BC। तो बॉडी सेंटर्ड होता है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं? तो कहता है व्हेन एटम्स आर प्रेजेंट एट ऑल corners and body centered। बॉडी सेंटर्ड मतलब इसमें हम बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कैसे डिफाइन करते हैं? बॉडी सेंटर्ड में कहता है कि एटम कॉर्नर पे तो हो और साथ साथ इसके बॉडी सेंटर में भी हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अभी हम इसकी स्ट्रक्चर आगे बनाते हैं। फिलहाल आप इसको वीडियो को पॉज करके जो भी बताया गया इनको आप नोट कर ले, या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये बॉडी सेंटर का स्ट्रक्चर है, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ जो है ये जो एटम है कहाँ है? बॉडी सेंटर पे है। तो एक इसको क्या होता है बॉडी सेंटर में? अभी हम लोग ने डिफाइन किया था व्हेन एटम्स आर प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर्स। तो कॉर्नर पीस कितने हैं? 8 है। और बॉडी सेंटर कितने हैं? 1 है। बॉडी सेंटर में एटम कितने हैं भैया? तो इसमें एटम आता है 1 आता है। कॉर्नर पे एटम कितने आते हैं? 8 आते हैं। ठीक है ना। इसका हम बाद में कंट्रीब्यूशन देखेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग थर्ड देख लेते हैं। जो इसका थर्ड होता है उसको बोलते हैं फेस सेंटर यूनिट सेल। इसको शॉर्ट में बोलते हैं FC, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल को कैसे डिफाइन करते हैं? तो कहता है व्हेन एटम्स आर present at all corners and center of all faces, या इसको फेस सेंटर भी बोल सकते हैं। इसमें एटम कहाँ प्रेजेंट होगा? इसमें एटम प्रेजेंट होगा
कॉर्नर पे और साथ साथ फेस सेंटर पे। इसमें क्या होगा, एटम प्रेजेंट होगा कॉर्नर पे होगा। अब इसका क्या होता है, जैसे मान लो एक कमरा है, तो कमरा में कितने, ऊपर में 4 कॉर्नर है और नीचे में 4 कॉर्नर, टोटल कॉर्नर्स क्या हो गए, 8 हो गए। अब जरा हम बात करते हैं, ये जो वॉल हो गया ये एक फेस हो गया, उस साइड वाला वॉल हो गया जो अपोजिट फेस हो गया, एक नीचे वाला सरफेस है जिसको फेस बोलेंगे, एक ऊपर फेस है। तो टोटल फेसेस कितने हैं, 6 होते हैं। तो अगर हम इस वाले फेस की बात करें तो इसके फेस के बीचों बीच हम एटम को रख देंगे तो ये फेस सेंटर्ड होगा। तो ऐसे कितने फेस होते हैं एक कमरे में, 6 फेस होते हैं। तो फेस सेंटर कितने होंगे, 6 होंगे, यानी 6 फेस सेंटर होंगे। एक एटम यहाँ आएगा, एक एटम इस फेस पे, एक एटम कहाँ आएगा, इस नीचे वाले फेस पे, और एक एटम क्या होगा, इस फ्रंट वाले एटम के फेस में आएगा, और एक वाला होगा जो कहाँ होगा, इसके बैक वाले एटम के फेस में आएंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक वाले को हम बोलते हैं फेस सेंटर। ब्लैक वाला जो एटम लिख रहे हैं वो फेस के सेंटर पे डाला गया, और फेस सेंटर पे कितने एटम डाले गए हैं, तो टोटल एटम 6 डाले गए हैं। कॉर्नर पे कितने एटम को डाले गए हैं, तो कॉर्नर्स पे टोटल एटम कितने हैं, 8 हैं। तो इस तरह हम डाल रहे हैं। बाद में हम इसका कंट्रीब्यूशन देखेंगे एक यूनिट सेल में किस तरह आएगा। अगला है 4th, जिसको बात करते हैं एंड सेंटर बोलते हैं। एंड सेंटर यूनिट सेल, एंड सेंटर यूनिट सेल होता है, कहता है इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं EC। कहता है व्हेन एटम्स आर present at all corner and two opposite फेस सेंटर। इसमें एटम कहाँ होगा, कॉर्नर के साथ साथ 2 ही अपोजिट फेस पे एटम प्रेजेंट होंगे। ये कॉर्नर्स हैं, तो कितने कॉर्नर हैं, अभी हम लोगों ने बात किया कॉर्नर पीस कितने होंगे, 8 होंगे। अब हम फेस सेंटर पे, तो इसमें क्या है कि ऑल फेस पे प्रेजेंट होगा, लेकिन इसमें कहता है एटम्स आर प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर पे होना चाहिए, और साथ साथ क्या होना चाहिए, 2 अपोजिट फेस, एक ये है और एक ये है। तो ये 2 अपोजिट फेस पे एटम होगा, तो ये हमारा एंड सेंटर कहलाता है। अब हम लोग देख लेते हैं, जैसे हम लोगों ने 7 टाइप्स को देखा था, उन 7 टाइप्स में ये 4 तरह का अरेंजमेंट होता है, और इन्हीं सारे अरेंजमेंट को स्टडी किए थे ब्रेविस ने, और उन्होंने क्या पाया था कि हम लोग सबसे पहला देखे थे क्यूबिकल यूनिट सेल। तो क्यूबिकल यूनिट सेल में कौन कौन सा अरेंजमेंट पाया जाता है, तो क्यूबिकल में बॉडी सेंटर पाया जाता है, सिंपल भी पाया जाता है, फिर कौन पाया जाता है, बॉडी सेंटर टाइप का भी अरेंजमेंट पाया जाता है, और साथ साथ फेस सेंटर पाया जाता है। तो क्यूबिकल यूनिट सेल में कितने पाए जाते हैं, 3 तरह का अरेंजमेंट होता है, सिंपल होता है, बॉडी सेंटर होता है, और फेस सेंटर। सेकेंड हम लोगों ने देखा था टेट्रागोनल यूनिट सेल। टेट्रागोनल यूनिट सेल, इसमें पाया जाता है सिंपल पाया जाता है और बॉडी सेंटर्ड अरेंजमेंट पाया जाता है। तो इसमें टोटल अरेंजमेंट कितने पाए जाते हैं, 2। थर्ड हम लोगों ने बात किया था जो हेक्सागोनल था, हेक्सागोनल यूनिट सेल, इसमें केवल एक ही तरह का अरेंजमेंट पाया जाता है, वो होता है सिंपल वाला। फोर्थ हम लोगों ने देखा था ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में चारों अरेंजमेंट पाया जाता है, चारों तरह का, यानी इसमें सिंपल भी पाया जाता है, बॉडी सेंटर भी पाया जाता है, फेस सेंटर भी पाया जाता है, और साथ साथ एंड सेंटर भी पाया जाता है। यानी टोटल अरेंजमेंट पाया जाता है किस में, ऑर्थोरोम्बिक, जो कैसा था बाबू, लाइक मैच बॉक्स था। फिफ्थ हम लोग ने देखा था रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में एक ही तरह का अरेंजमेंट पाया जाता है, सिंपल। इसमें कितने तरह का अरेंजमेंट पाया जाता है, सिंपल। इसके बाद है 6 में हम लोगों ने देखा था मोनो क्लिनिक। तो मोनो क्लिनिक में 2 तरह का पाया जाता है, एक सिंपल पाया जाता है
और दूसरा एंड सेंटर पाया जाता है। टोटल अरेंजमेंट कितने होंगे? 2 तरह का। और लास्ट हम लोगों ने देखा था जिसको बोलते हैं ट्राई क्लिनिक, इसमें कितने तरह का? एक ही तरह का अरेंजमेंट पाया जाता है। अब टोटल को काउंट करो तो कितने अरेंजमेंट है? 3 2 5 1 6 4 10 11 13 1 14। टोटल कितने हैं? 14 अरेंजमेंट पाए जाते हैं, यानी इसी 14 को बोला जाता है ब्रेविस लैटिस। तो 3 डायमेंशनल यूनिट सेल में कहता है इन 3D यूनिट सेल 14 ब्रेविस लैटिस आर पॉसिबल। कितने ब्रेविस लैटिस पॉसिबल होते हैं? 14 होते हैं। अब हम लोग इसका कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम देख लेते हैं, फिर उस पर कुछ क्वेश्चन देखेंगे। फिलहाल आप वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लें। बात करते हैं क्यूबिकल यूनिट सेल की। तो क्यूबिकल यूनिट सेल को हम लोग देख लेते हैं एक बार। क्यूबिकल यूनिट सेल, क्यूबिकल यूनिट सेल को हम बात कर लेते हैं। तो क्यूबिकल यूनिट सेल में सारे डिफरेंट पोजीशन के बारे में बात कर लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉर्नर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्नर। तो आप बताएं क्यूबिकल यूनिट सेल में कितने कॉर्नर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितने कॉर्नर हैं? तो कॉर्नर की संख्या कितनी है? 8 है। इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस लाइन को बोलते हैं एज। तो एक क्यूब में कितने एज होंगे? तो एक क्यूब में कितने एज होते हैं? टोटल एजेज की संख्या होती है 12। टोटल एज कितने होते हैं? 12 होते हैं। अब इस लाइन के बीच में जो एक पॉइंट लेते हैं, इसका एज का क्या कहलाता है? सेंटर होता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? एज सेंटर। इसको क्या बोलते हैं? एज सेंटर बोलते हैं। ये क्या है? ऊपर वाला सरफेस का ये क्या है? फेस है। तो अब यहाँ से इसको हम मिला देंगे तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फेस डायगोनल। इसको क्या बोलते हैं? फेस डायगोनल बोलते हैं। फेस डायगोनल बोलते हैं। फेस डायगोनल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बॉडी सेंटर बोलते हैं। इसके बीचों बीच जो एटम को रखते हैं इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर बोलते हैं। बॉडी सेंटर में एटम को डालते हैं और जो बॉडी सेंटर को लाइन जाता है, इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? बॉडी डायगोनल बोलते हैं। बॉडी डायगोनल बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसमें कॉर्नर कितने होते हैं। तो कॉर्नर्स कितना होता है? 8 होता है। एज कितने होंगे? 12 होते हैं। तो लगे हाथ ये भी पता चल जाएगा इसमें एज सेंटर कितने होंगे? एज सेंटर 12। एज सेंटर 12। फेस कितने हैं इसमें? तो फेस 6 होंगे। एक क्यूब में 6 फेस होते हैं। तो फेस सेंटर कितने होंगे? 6 होंगे। तो फेस डायगोनल भी कितने होंगे? 6 होंगे। इसमें बॉडी सेंटर कितने होंगे भैया? तो बॉडी सेंटर तो एक ही होगा। बॉडी सेंटर पे 8। अब हम लोग बात कर लेते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम एट डिफरेंट पोजीशन। कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स एट डिफरेंट पोजीशन। अब एटम को हम डिफरेंट पोजीशन पे डाल करके उसका हम कंट्रीब्यूशन मेजर करेंगे कि उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी होगी। सबसे फर्स्ट में देख लेते हैं बॉडी सेंटर पे। बॉडी सेंटर पे अगर मान लो किसी क्यूब के अंदर, ये अपना क्यूब हो गया,
अगर हम एटम को इसके बॉडी सेंटर में डाल दें तो इसकी कंट्रीब्यूशन कितनी होगी। जैसे मान लो एक कमरा है, कमरा के बीच में हम एटम को डाल देंगे तो उस एटम का इस कमरा में कंट्रीब्यूशन 100% होगा, क्योंकि वो एटम इस कमरे के अंदर में ही होगा, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 100% होगा। तो वैसे 100% में बॉडी सेंटर पे एक एटम आते हैं, तो अगर हमसे पूछा जाएगा यहाँ पे नंबर ऑफ एटम कितने आएंगे, तो नंबर ऑफ एटम इसका होगा 1। तो बॉडी सेंटर पे जब भी किसी एटम को रखेंगे तो उसका हम कंट्रीब्यूशन कितना परसेंट लेंगे, 100% लेंगे, और उसको 100% बोले तो उसको 1 एटम कंसीडर करेंगे। फर्स्ट हम लोगों ने क्या देखा, बॉडी सेंटर। सेकेंड है अगर हम एटम को फेस के सेंटर पे रखें, फेस सेंटर, तो जैसे मान लीजिए ये क्यूब है अपना, और इसमें 6 फेसेस है। तो मान लीजिए हम एटम को किसी एक फेस के सेंटर पे रख दिए, मान लीजिए हम यहाँ एटम को रख दिए, जैसे इस कमरा में 6 फेस है तो हम एटम को ऐसे डाल देंगे तो एटम 3D होगा। तो इस कमरा के अंदर में हालांकि होगा क्या, ये एटम दो कमरे में शेयर होगा, एक तो इस कमरा में और एक इसके जस्ट बगल वाले में। तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना परसेंट होगा, 50% होगा। इस कमरा में इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 50% होगा। यानी इसमें नंबर ऑफ एटम हम क्या लेंगे, 1/2 लेंगे। हाफ आएगा इस कमरा में, हाफ आएगा, हाफ एटम शेयरिंग, ठीक है ना, इसके जस्ट अपोजिट रूम उसमें शेयर हो जाएगा। तो अगर हम लोग एटम को बॉडी सेंटर पे रखेंगे तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, याद रखना होता है, इसको समझने वाली बात है। बॉडी सेंटर पे 100% यानी नंबर ऑफ एटम 1 आएगा। फेस सेंटर पे रखेंगे तो 6 फेस है, या तो आप इसको ऊपर वाले शेप पे रख दो तो एक आधा एटम इस कमरे में, आधा इसके ऊपर वाले में शेयर हो जाएगा। तो फेस सेंटर पे भी रखेंगे, फेस सेंटर पे इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता, 50%। थर्ड हम लोग देख लेते हैं एज सेंटर। अब हम एटम को कहाँ रख रहे हैं, एज के सेंटर पे रख रहे हैं। तो जैसे कमरा है, इसको एज बोलते हैं। अब की बार एटम को हम यहाँ पे रख रहे हैं। तो सबसे पहले ये हमको देखना होगा कि अगर हम किसी कॉर्नर पे रखते हैं, किसी एज पे रखते हैं, तो वैसे क्या होता है, जैसे मान लो एक एज है तो एक एज कितने कमरे में शेयर होता है। जैसे मान लो हम ऐसे रख रहे हैं, मान लो ये एक क्यूब का कमरा है, इस एज पे हम रख रहे हैं, यानी यहाँ रख रहे हैं। तो हम यहाँ पे रख रहे हैं तो एज सेंटर पे रख रहे हैं, तो ये कितने में शेयर होगा, 4 कमरों में शेयर होगा। कितने कमरे में शेयर होगा, 4 कमरों में, 4 कमरों में। एज सेंटर पे जब एटम को रखेंगे तो कितने कमरों में शेयर होगा, 4 कमरे। जैसे मान लो क्यूब का ये लाइन है, ये लाइन कितने कमरा में शेयर हो रहा होगा, तो एक तो ये इसके जस्ट बगल में होगा, ये लाइन के जस्ट बैक में होगा और इसके बैक में होगा। तो टोटल कितने होंगे, 4 कमरे होंगे। यानी अगर हम किसी एटम को एज के सेंटर पर रखेंगे तो कितने में शेयर होगा, 4 में। यानी इसका कंट्रीब्यूशन इस कमरे में कितना होगा, 25% होगा। इसमें कंट्रीब्यूशन इसका कितना होगा, 25% होगा। अगर नंबर ऑफ एटम की बात करें तो नंबर ऑफ एटम क्या हो जाएगा, 1/4 इसमें कंट्रीब्यूशन लेंगे। एक लास्ट है जो हम देख लेते हैं, कॉर्नर पे। अगर हम किसी एटम को कहाँ रखते हैं, कॉर्नर पे रखेंगे, तो कॉर्नर पे रखेंगे तो इसकी कंट्रीब्यूशन क्या होगी, इसको हम देख लेते हैं। ये कॉर्नर पे एटम को रखेंगे तो इसकी कंट्रीब्यूशन क्या होगी। तो सबसे पहले देख लीजिए, अभी हम लोगों ने देखा एज पे, तो एज पे कंट्रीब्यूशन 4 कमरे में हो रहा है। अगर इसी को खिसकाते हुए हम ऊपर लेके चले जाएंगे तो 4 नीचे के कमरा और 4 ऊपर के कमरे, यानी कितने कमरे में इसका शेयरिंग हो जाएगा, 8 कमरों में। 8 कमरों में होगा तो इसका परसेंटेज कितना होगा, इस रूम में इसका कंट्रीब्यूशन होगा 12.25% कंट्रीब्यूशन होगा। यानी इसमें नंबर ऑफ एटम हम एक कमरे में क्या लेंगे, 1/8 लेंगे। तो इस तरह से हमको पता चल गया कि बॉडी सेंटर पे किसी एटम को रखते हैं तो उसका कंट्रीब्यूशन हम 100% लेते हैं। फेस सेंटर पे रखते हैं किसी एटम को तो उसका कंट्रीब्यूशन हम 50% लेंगे। 50% इसलिए लेंगे क्योंकि ये 2 कमरों के बीच में शेयर होगा।
अगर हम किसी एटम को एज के सेंटर पे लेंगे तो ये 4 एटम में शेयर होगा, तो इसमें इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, एक कमरे में 25% होगा। नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, 1/4 होंगे। अगर हम कॉर्नर पे लेंगे तो कॉर्नर को थोड़ा इसको समझने वाली बात है कि आप किसी कमरा के कोने की बात कर रहे हैं, छत वाला कोना। अगर वहाँ एटम को रखते हैं तो जैसे हम इस एटम को 4 में शेयर हो रहा है, अगर इसी को ऊपर लेके चले आए तो 4 नीचे का कमरा और 4 ऊपर के कमरे, यानी 8 कमरे में शेयर होगा, यानी इसकी कंट्रीब्यूशन होगी 12.25%, यानी एक कमरे में नंबर ऑफ एटम कितना होगा, 1/8 आएगा। अब इसको आप लोग क्या करें, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले। हम लोगों ने देख लिया कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम एट डिफरेंट पोजीशन। अगर हम ये किसके लिए निकाले हैं, एक एटम के लिए बात हुई है। जैसे मान लो अगर हम एट कॉर्नर पे डालते हैं तो कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन क्या आया है हमको, कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन आया है 12.25%, यानी एक एटम के लिए हम बात करते हैं, एक कॉर्नर के लिए तो कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 इंटू टोटल कॉर्नर कितने होते हैं, 8 होते हैं, यानी कॉर्नर पे एटम को रखेंगे तो उसके लिए क्या ले लेंगे, 1। उसी तरह अगर हम बात करते हैं फेस सेंटर, तो फेस सेंटर पे कितने फेस होते हैं, 6 होते हैं, और फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 50% होता है, यानी नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू 1/2 इंटू कितने फेस सेंटर होते हैं, 6 होते हैं, यानी 3। अगर एटम को केवल फेस पे डालेंगे क्यूब में तो कितने एटम आएंगे, 3 एटम आएंगे एक कमरे में। उसी तरह हम बात कर लेते हैं एज सेंटर पे, एज सेंटर पे बात कर लेते हैं, तो एज सेंटर पे क्या होगा, कंट्रीब्यूशन 25% होता है, यानी नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, 1/4 इंटू 12 एटम आते हैं, यानी इसका भी कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 3 होगा। लास्ट था हमारा क्या, बॉडी सेंटर, तो बॉडी सेंटर पे कंट्रीब्यूशन होता है 100% और नंबर ऑफ एटम कितने आते हैं, 1 आते हैं, यानी 1 होगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। कहता है एक क्वेश्चन है, इन अ cubical unit cell, in a cubical unit cell, p atoms are present at all corners। हम क्यूबिकल यूनिट सेल में बात करते हैं कि p एटम लिए और उसको कहाँ रख दिए, सारे कॉर्नर पे। q एटम्स are present at all face center, R atoms are present at all edge center, and S atoms are present at body center। कहता है then calculate the formula of unit cell। कहता है calculate the फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल। सबसे पहले इसको समझे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक क्यूबिकल यूनिट सेल है, एक क्या है, क्यूबिकल यूनिट सेल है। क्यूबिकल यूनिट सेल में कहता है पी एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर, कॉर्नर पीस पे जितने एटम को ले रहे हैं वो क्या है, पी एटम है। पी एटम्स आर प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर्स, क्यू एटम आर प्रेजेंट एट फेस सेंटर, फेस के सेंटर पे जो ले रहे हैं वो कौन सा एटम आ रहा है, क्यू एटम है। आर एटम आर प्रेजेंट एट ऑल एज सेंटर, अगर हम इसके एज के सेंटर पे ले रहे हैं तो ये कौन सा एटम है, आर एटम है।
और बॉडी सेंटर में जो एटम को ले रहे हैं वो कौन सा एटम है, एस एटम है। तो हमको इसका कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली इसका फार्मूला कैलकुलेट द फार्मूला ऑफ यूनिट सेल। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, सबका कंट्रीब्यूशन तो आपको पता है, हम बात कर लेते हैं कॉर्नर के लिए। कॉर्नर के लिए कौन सा एटम लिया गया है, एस एटम लिया गया है, और एस एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, सॉरी कॉर्नर के लिए कौन सा एटम लिए, आई मेड मिस्टेक, पी एटम लिए, और इसका कंट्रीब्यूशन हम देखेंगे तो इसका एक एटम का कंट्रीब्यूशन हम लोगों ने अभी देखा 1/8 होता है। टोटल पी कॉर्नर ऑल कॉर्नर पे प्रेजेंट है, तो नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएगा 8, यानी नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू क्या होगा 1/8 इंटू 8 यानी 1, यानी पी के कितने एटम प्रेजेंट है, 1 एटम प्रेजेंट है, ठीक है ना, इस एक कमरा में। उसी तरह हम बात कर लेते हैं सेकेंड क्या है बाबू, क्यू एटम कहाँ पे रखा गया है, फेस सेंटर पे। तो फेस सेंटर हम देख लेते हैं, और फेस सेंटर पे किसको रखा गया है, क्यू एटम को। तो अब इसका हम क्या देखते हैं, कंट्रीब्यूशन देखते हैं। इसकी कंट्रीब्यूशन कितनी होती है, फेस सेंटर पे 50%। हम लोगों ने क्या देखा है, इसकी कंट्रीब्यूशन कितनी होती है 50%। तो हम लोग नंबर ऑफ एटम के लिए बात करें तो नंबर ऑफ एटम, एक एटम के लिए 1/2 हो जाएगा, और फेस के सेंटर पे कहाँ है, ऑल फेस सेंटर, एटम कहाँ प्रेजेंट है, ऑल पे है, तो यानी कितने फेस सेंटर होते हैं 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 3, यानी इसमें क्यू के कितने एटम प्रेजेंट हैं, 3 एटम है, क्यू के कितने एटम है 3, और पी के कितने हैं 1 एटम। अब हम लोग बात करते हैं, क्या कहता है, आर एटम आर प्रेजेंट एट कहाँ बाबू, एज सेंटर, एज सेंटर पे कौन सा एटम प्रेजेंट है, आर एटम प्रेजेंट है। तो इसका हम लोग अगर हम एज पे कंट्रीब्यूशन की बात करें तो कंट्रीब्यूशन कितना होता है, एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 25%, 25% होता है। तो बताइए नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, हो 1/4, और टोटल एज के सेंटर पे प्रेजेंट है आर, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, ऐसे टोटल एज कितने हैं 12 है, तो इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 3, यानी अब बताए आर एटम कितने होंगे 3। उसी तरह बॉडी सेंटर पे है, बॉडी सेंटर पे कौन सा एटम है, एस एटम है, और इसकी कंट्रीब्यूशन कितनी होती है 100%, इसकी कंट्रीब्यूशन कितनी होती है 100% होती है। और तो बताए एस के कितने एटम होंगे, यानी नंबर ऑफ एटम इसका कितना होगा, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू क्या होगा 1, और एक एटम ही बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होता है, तो क्या होगा S1। अब हमको फार्मूला ऑफ यूनिट से लिखना है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा इसका, फार्मूला पूरे यूनिट सेल का फार्मूला क्या हो जाएगा, P1 Q3 R3 S1, ये फार्मूला होगा। अब इसी का हम और इसी में क्वेश्चन को चेंज कर करके आगे हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करते हैं, इसका 7-8 केस बना करके करते हैं। अब इसको पॉज करके आप नोट कर लीजिए। केस सेकेंड है, सेम क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने किया, उसी का ये दूसरा पार्ट है। कहता है उसी क्वेश्चन में है, कह रहा है इफ़ 25% ऑफ P, 50% ऑफ Q एंड 75% ऑफ R एटम एज रिमूव्ड। अब हमको वहाँ से एटम को निकाल देते हैं। तो सबसे पहले P कहाँ का एटम है, P किसको बताता है, कॉर्नर को। तो कॉर्नर पे नंबर ऑफ एटम क्या होंगे, नंबर ऑफ एटम कितने हैं कॉर्नर पे 8 है। Q एटम कहाँ पे हम लोगों ने लिया था, फेस सेंटर पे, यानी फेस सेंटर पे नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं 6। R कहाँ पे हम लोगों ने लिया था, एज सेंटर पे, और एज के सेंटर पे टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं 12। एस को हम लोगों ने कहाँ लिया था, बॉडी सेंटर पे, तो बॉडी के सेंटर पे कितने एटम होते हैं 1। अब इसमें कहता है कि इफ, अब वही वाला पार्ट है, कहता है इफ 25% ऑफ P
P का कितना निकालना है, 8 का 25% कितना होगा, 2 होगा एटम। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 को माइनस करेंगे। कहता है 50% ऑफ Q, तो Q का कितना 50% एटम कितना होगा, 6 है टोटल, तो 3 हो जाएगा 50%। उसी तरह R का कितना 75%, तो कितना हो जाएगा, 12 है तो 75% कितना 9 हो जाएगा। इज रिमूव्ड, अगर इसको हटा देंगे तो अब एटम कितना हो जाएगा, इसमें नंबर ऑफ एटम यहाँ क्या होगा 6 हो जाएगा, यहाँ नंबर ऑफ एटम कितना 3 हो जाएगा, यहाँ नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा 1। अब ये एटम प्रेजेंट है, तो अब इसका हमको कंट्रीब्यूशन, इसका फॉर्मूला निकालना है। तो सीधी बात है, हम अगर इसकी कंट्रीब्यूशन की बात करें तो कंट्रीब्यूशन का सीधा है, कॉर्नर पे कितना होता है 1/2, सॉरी कॉर्नर का कितना होता है, कॉर्नर के लिए 1/8 होता है, इनटू कितना एटम है 6, यानी 6/8 होगा, बोले तो 3/4 हो जाएगा। यानी कॉर्नर पे P का एटम कितना आ रहा है 3/4। उसी तरह Q को हम कितना ले लेंगे कंट्रीब्यूशन, फेस सेंटर पे कितना 1/2 इंटू 3, यानी 3/2, यानी Q एटम क्या हो जाएगा अपना 3/2। R क्या है, एज सेंटर है, एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन क्या लेते हैं 1/4 इंटू 3, यानी 3/4 होगा। R क्या हो जाएगा 3/4, और एस का तो कंट्रीब्यूशन कितना ले लेते हैं 100%, 1 इंटू 1 यानी 1 होगा, यानी S1 होगा। तो अब इसका जो फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला फॉर 1 यूनिट सेल, अगर हम एक यूनिट सेल के लिए अगर फार्मूला की बात करें तो क्या होगा P 3/4, उसके बाद Q 3/2, R 3/4 और S1 होगा, ये होगा। ये किसके लिए हो रहा है, एक यूनिट सेल के लिए फार्मूला की बात हो रही है। लेकिन अगर टोटल के लिए निकालना होगा तो इसमें हम कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, मल्टीप्लाई अगर हम इसको कितने से कर दे रहे हैं 4 से कर दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा P3 Q 6 R3 S4, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ये फॉर्मूला होगा टोटल यूनिट सेल का, टोटल यूनिट सेल का ये फॉर्मूला होगा। तो ध्यान रखेंगे, आप यहाँ पे भी आंसर लिख सकते हैं या आप यहाँ पे भी आंसर लिख सकते हैं, आप दोनों आंसर लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैच द कॉलम में आकर के आंसर दिया होगा ये वाला, तो आप थोड़ा यहाँ पे दिमाग लगा करके आप कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अब हम इसका अगला केस ऑफ क्वेश्चन का बात कर लेते हैं, केस थर्ड का। अब कहता है इफ ऑल एटम्स, पहले ही क्वेश्चन का पार्ट कर रहे हैं, पहला नंबर जो क्वेश्चन है उसी का केस थर्ड बनाया है कि इफ ऑल एटम अलोंग एन एज इज रिमूव। अब हम उसका एक एज निकाल देते हैं, जैसे ये है कॉर्नर पे, ये है। अब हम क्या करते हैं, इसके एक एज को हटा देंगे तो कॉर्नर पीस में कितने एटम हो जाएंगे, पहले कितना था 8 था, अब एक एज हटाने का मतलब कितना है 2 कॉर्नर पीस मिसिंग हो जाएंगे, यानी इसमें कितने एटम माइनस होंगे 2, यानी ये 6 हो जाएगा। कॉर्नर में चेंज आएगा, फेस में कोई प्रॉब्लम, फेस सेंटर क्या है Q है, ये कितना रहेगा 6, क्योंकि इसके ऊपर तो कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हम किसको हटा रहे हैं, फेस सेंटर तो वहीं का रह जाएगा, हम केवल एक एज को हटा रहे हैं तो फेस सेंटर 6 ही रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं एज सेंटर की। एज सेंटर कितने हो जाएंगे, पहले कितने एज पे, एज सेंटर पे कितने एटम थे 12 थे, लेकिन अगर एक एज को हटाएंगे तो ये वाला एटम मिसिंग हो जाएगा, यानी 1 एटम इज मिसिंग। तो इसका कितना टोटल एटम हो जाएगा 11 हो जाएगा। और बॉडी सेंटर पे तो कोई अंतर पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि बॉडी सेंटर तो वैसे का वैसे ही रह जाएगा। तो बॉडी सेंटर यानी एज क्या रहेगा 1 रहेगा। तो अब जरा हम इसका कंट्रीब्यूशन देख लें, तो 1/8 इंटू क्या हो जाएगा 6, यानी 3/4। इसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा 1/2 इंटू 6 3 हो जाएगा। इसका कंट्रीब्यूशन 1/4 इंटू 11, यानी 11/4 होगा। इसका कंट्रीब्यूशन की बात करें तो 1 इंटू 1 1 होगा।
अब फॉर्मूला क्या रहेगा, P क्या हो जाएगा 3/4, उसके बाद Q क्या हो जाएगा 3, R क्या हो जाएगा 11/4 और S क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये किसका फॉर्मूला है, 1 यूनिट सेल का। किसके लिए है, 1 यूनिट सेल। अगर टोटल का निकालना होगा तो टोटल के लिए हम इसको क्या कर देंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा P3 Q3 सॉरी Q हो जाएगा 3/4, सॉरी आई मेड मिस्टेक, 12 हो जाएगा, R हो जाएगा 11 और S 4 हो जाएगा। ये टोटल यूनिट सेल का फॉर्मूला हो जाएगा। टोटल यूनिट सेल का ये कब ये फार्मूला होगा, जब एक एज क्या होगा, मिसिंग होगा। अब हम इसका अगला पार्ट इसका देख लेते हैं, केस 4। तब तक केस 4 स्टार्ट कर दिए क्या। इफ ऑल एटम प्रेजेंट एट वन फेस आर रिमूव्ड देन कैलकुलेट द फार्मूला ऑफ यूनिट सेल। इसमें क्या कह रहा है कि मान लीजिए ये क्या है, सारे एटम इसके कॉर्नर पे प्रेजेंट है, कॉर्नर एटम भी है, इसके बाद एज पे सेंटर पे है और एक फेस सेंटर पे है। तो कहता है वन फेस इज रिमूव्ड, यानी एक फेस को अगर हम निकालते हैं, फेस को हम क्या करते हैं रिमूव्ड कर रहे हैं, तो कितने एटम मिसिंग, कॉर्नर पे कितने एटम मिसिंग हो जा रहे हैं, मिसिंग एटम्स कॉर्नर पे कितने हो रहे हैं, कॉर्नर पे कितने हो रहे हैं 4, एज सेंटर पे कितने हो रहे हैं, एज सेंटर पे कितने हो जा रहे हैं 4, और फेस के सेंटर पे कितने हो रहे हैं 1। फेस के सेंटर पे कितने एटम मिसिंग हो जा रहे हैं 1 हो जा रहे हैं। बॉडी सेंटर का तो कोई मिसिंग नहीं हो रहा, तो अब इसका फॉर्मूला निकालना है, तो कंट्रीब्यूशन सीधा निकाल देते हैं। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, P कहाँ पे है, कॉर्नर्स पे है, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, तो 8 - 4 होंगे। Q कहाँ है, फेस के सेंटर पे, तो फेस सेंटर कितने होते हैं 6, और एक एटम मिसिंग है तो रिमेनिंग एटम कितने होंगे 5 होंगे। R इसको बोलते हैं एज सेंटर, तो एज सेंटर पे कितने एटम होते हैं, टोटल 12 होते हैं, और कितने एटम मिसिंग हो जाएंगे 4, तो रिमेनिंग एटम कितने होंगे 8, और बॉडी सेंटर तो वैसे का वैसे ही है, इस पर कोई मिसिंग नहीं है। तो अब फार्मूला इसका क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन की बात करें इंटू 4 यानी 1/2, इसका कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 5 यानी 5/2, इसका कंट्रीब्यूशन आर एटम का क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 8 यानी 2, और इसका 1 इंटू 1 हो जाएगा। फार्मूला क्या हो जाएगा 1 यूनिट के लिए, फार्मूला क्या हो जाएगा P 1/2 Q 5/2 S 1 होगा। ये 1 यूनिट सेल को अगर हमको टोटल यूनिट सेल को बोले तो इसका क्या हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा P1 हो जाएगा, Q 5 हो जाएगा, R 4 और S 2। ये फार्मूला ऑफ यूनिट सेल हो जाएगा। अब आप इसको पॉज करके वीडियो को नोट कर लें, और आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। इसका कुछ रिमेनिंग पार्ट ऑफ क्वेश्चन है, जैसे केस 5 केस 6 नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात कर लेंगे।